हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम यहाँ पर कर रहे हैं एचएसएससी टीजीटी जनरल पार्ट की प्रिपरेशन हमारी यहाँ पर चली हुई है, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। पेडागोजी के सारे यूनिट मैं आपके साथ कंप्लीट करा चुकी हूँ। आपका ईवीएस रहता है, जो कि आज आपकी सेकंड लास्ट क्लास है। कल आपको फोर्थ यूनिट ईवीएस की कंप्लीट करा के आपको ईवीएस के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए जाएंगे। उसके बाद मैं जो यहाँ पर सोच रही हूँ कि आपके लिए मिक्स क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी, बिकॉज अब एक्सप्लेनेशन इतना नहीं दिया जाएगा, बिकॉज अब जो है एक पीक टाइम आ चुका, अब हाई टाइम है आपके लिए कि आप एक्सप्लेनेशन इतना नहीं, बिकॉज आप सारा कंटेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं यहाँ पर आपके लिए मिक्स क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी और सभी सब्जेक्ट्स के मिक्स क्वेश्चन होंगे इसके अंदर आपका पेडागोजी भी होगा, ईवीएस भी होगा, आपका रोड सेफ्टी भी होगा और जीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पर इंक्लूड करके मैं आपके लिए कोशिश करूंगी कि लेकर के आऊं। कोशिश करी जाएगी कि 50 क्वेश्चंस का सेट ही आपके लिए लेकर के आया जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी है और आप इस तैयारी को अपनी जांच भी सकते हो एग्जाम देने से पहले। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको सेशन अच्छे लगते हैं तो जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल किया करिए, बिल्कुल इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। अगर आज बात करें तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस की क्लास ही रहने वाली है। मैराथन क्लास रहेगी, यूनिट 3 जो आपका रह गया था, जिसके अंदर हमारा जो भूमि प्रदूषण है, सॉइल पोल्यूशन रह गया था। साथ ही सॉलिड वेस्ट के टाइप्स कितने होते हैं, मैनेजमेंट वगैरह सारे चीजों के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए लाई गई हैं। टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और सारी ही चीजें आपके लिए बाइलिंगुअल रखी गई है। आज के इस वीडियो में आपके साथ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा, बल्कि जो क्या बोलते हैं, जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़े से कम रखे गए। ठीक है, बट ये है कि रखे गए हैं। इसके बाद आपके लिए एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम हो जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन आने की यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट रह जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आप खुद से भी क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे और मुझे आप जैसे ही सेशन खत्म होता है, आप कभी भी इस वीडियो को देखते हो, आप मुझे जरूर बताएंगे आपके यहाँ पर कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में आपको मैंने एक होमवर्क दिया था, काफी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आंसर भी दिए हैं, काफी ने ठीक भी आंसर दिया है, कुछ ने 1-2 यहाँ पर कम भी आंसर नहीं दिया था। और जो है आपको यहाँ पर चीजें अच्छे तरीके से चेक कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन सॉइल पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसमें से कौन सा सॉइल पोल्यूशन का सोर्स नहीं है, इनमें से किसके द्वारा सॉइल पोल्यूशन यहां पर नहीं होता है, ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वजह से, एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से, थर्मल पावर प्लांट की वजह से, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट की वजह से। तो आपके साथ डायरेक्टली आंसर्स को डिस्कस करूंगी, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी रखा गया है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका जल विद्युत संयंत्र हो जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, बिकॉज आप सभी को पता भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से भी आपका कहीं ना कहीं पॉल्यूशन होता है। एग्रीकल्चर से तो भाई काफी मात्रा में सॉइल का पॉल्यूशन होता है। हम लोग जो प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग मैनमेड खाद का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है, फॉस्फेट वगैरह होता है, पोटेशियम की मात्रा उसके अंदर होती है, जो कि हमारी मिट्टी के लिए काफी जो है नुकसानदायक होती है। थर्मल पावर प्लांट भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब हम बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट की, तो जो मैंने आपको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बताया था, तो उसके अंदर हम लोग एनर्जी का निर्माण कर रहे थे। अब पानी से रिलेटेड, तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वाटर का इस्तेमाल हो रहा था टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, इसका जो है सॉइल से दूर दूर से कोई भी नाता नहीं है, तो ये आपका सॉइल पोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो कि जो हाइड्रो पावर है इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस द पावर। थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ, बिकॉज अभी भी समस्या बनी रहती है कि समझ में नहीं आता, दिखता नहीं है। हाइड्रो पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस थ्रू द पावर ऑफ मूविंग वाटर। आप सभी को पता है, हमने वो टरबाइन वाला सिस्टम पढ़ा था ना, कि ऊपर आपके लिए एक रिजर्वियर का काम कर दे, एक बांध टाइप बना देते, फिर पानी को ऐसे नीचे गिराया जाता था, यहाँ पर आपके टरबाइन लगे होते थे, और इस टरबाइन को, ये जो मूविंग वाटर का करंट है, वो उस टरबाइन को क्या करता था, रोटेट करने का काम करता था। और जैसे ही टरबाइन रोटेट करता था, वो जनरेटर को रोटेट करता था। जनरेटर जैसे ही रोटेट होगा तो वहां पर आपकी क्या बनती थी, इलेक्ट्रिसिटी बनती थी। तो यहाँ पर पानी का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें जो है भूमि का किसी प्रकार से कोई भी पोल्यूशन नहीं हो रहा है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है, हाइड्रो पावर यहाँ पर हो जाता है। जिसके अंदर क्या होता था, हमारा टरबाइन मूव कर रहा था, जिसकी वजह से एनर्जी पास हो रही थी जनरेटर के अंदर, और इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट हो रही थी। और ये एक तरह का रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हो जाता है। ये भी मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो आपने ये सारी चीजें भी अपने कंटेंट में अच्छे से पढ़ ली होगी, मैं ऐसा यहाँ पर मान के चल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लिटिल टू नो वेस्ट होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी वेस्ट यहाँ पर पैदा नहीं होता है, कोई भी अपशिष्ट यहाँ से नहीं निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है
विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है जो मेजर पोल्यूटेंट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर पोल्यूटेंट विच इज कॉजिंग सॉइल पोल्यूशन, यानी कि जो मृदा जो प्रदूषण है उसका एक मेजर पोल्यूटेंट इनमें से नहीं आपने बताना है। नोट को आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। कौन सा प्रमुख प्रदूषक नहीं है जो कि मृदा प्रदूषण का कारण बनता है? तो हैवी मेटल, मिनरल ऑयल, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन, या फिर नोट अटेम्प्ट। नोट अटेम्प्ट वाला वो फिफ्थ ऑप्शन ही है। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट इसके बारे में डाउट में है, भाई ध्यान में रखना। इस फिफ्थ ऑप्शन को अगर मार्क ना ही करे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर इनकेस अगर आपको ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है, आप इसको अगर मार्क करना चाहते हैं, तो आपको अगर ऊपर के 4 ऑप्शन अगर फिल नहीं करने हैं, देन इन केस आप इस फिफ्थ ऑप्शन को मार्क करेंगे। अगर आपका ऐसी ख्वाहिश है कि मैं अपने पेन का जो इंक है उसको बचा लूं और मैं किसी भी प्रकार से आप जो है कोई भी ऑप्शन को फिलअप अगर नहीं करते हो, फिर आपके लिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 की हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पेन का इस्तेमाल करिए ज्यादा से ज्यादा फिल करने के लिए, किसी भी एक ऑप्शन को जरूर चूज करें, और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप 1 से लेकर 4 तक ही चूज करें, हो सकता है आपका कहीं ना कहीं तुक्का लग जाए, ठीक है। चलिए, कौन सा नहीं है इसमें से? तो देखिए, हैवी मेटल भी हो जाता है, मेटल वगैरह भी हो जाते हैं जो आपकी सॉइल को पॉल्यूटेट करते हैं, और आपका मिनरल ऑयल भी हो जाता है, हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। जो नहीं होते वो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये मेजरली क्या किसको, आपके एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है जिससे आप अच्छे से समझ सकते हो, बाकी आपको पहले भी समझ में आ गया होगा। The oxides of nitrogen are the major pollutants of air pollution। जो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं उनसे आपका हवा का प्रदूषण होता है, वायु का प्रदूषण होता है, और एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। द सोइल पोल्यूशन रेफर्स टू द कॉन्टामिनेशन। सोइल पोल्यूशन कब होता है? भाई मिट्टी के अंदर किसी भी प्रकार से ऐसा टॉक्सिक अगर कोई सब्सटेंस अगर आ जाता है जो कि आपकी मिट्टी के लिए सही नहीं है, उसके टेक्सचर को बिगाड़ देता है, तो आपका सोइल पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सोइल पोल्यूटेंट्स दैट आर फाउंड इन कॉन्टामिनेटेड सोइल। कोई भी जो प्रदूषक अगर मिट्टी है जिसके अंदर पॉल्यूशन है, उसके कितने तरह के पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं? उसके अंदर आपका हाइड्रोकार्बन हो सकता है 42%, हैवी मेटल होता है 31%, मिनरल ऑयल 21% तक होता है, और अदर जो आपका 7% तक हो जाता है। तो ये कुछ आपके लिए चीजें हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी है। आई होप आपको चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सोइल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय। अब जो आपका भूमि का जो प्रदूषण है उसको आप कैसे नियंत्रित कर सकते हो, कैसे इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो? रिड्यूस करके, रीयूज कर से, और रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट की वजह से। मगर आप यानी कि आप कचरे को कम करें, उसको फिर से यूज कर ले, या फिर आप उसको रिसाइकल कर दे, बिल्कुल ये आपका एक हो सकता है। भाई आप किसी भी चीज को रीयूज में ला सकते हो, फेंकने की बजाय आप कोशिश करिए उस चीज को आप रीयूज में ले आए, और अगर फिर भी कुछ समस्या है तो फिर आप कोशिश करिए उसको आप रिसाइकलिंग कर दे, ठीक है, रीयूज कर ले, रिड्यूस कर ले। पहले तो मैंने आपको 3 R अच्छे से करवाए हुए थे, ठीक है, 3 R, ये जो R है इनको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द एग्रीकल्चर वेस्ट। आपके घरों से या फिर खेतों की वजह से जो भी आपका एग्रीकल्चर वेस्ट निकलता है, जो भी एनिमल का जो वेस्ट यहाँ पर निकलता है, उससे आप बायोगैस का निर्माण कर सकते हो। आप यहाँ पर आपने सुना होगा ना बायोगैस, भी हम हमारे घर में जितने भी प्लांट्स के अवशेष हो जाते हैं, जितने भी आपके जैसे गाय का गोबर, भैंस का गोबर, ये सारी चीजें आपके एनिमल वेस्ट आ जाती है, तो हम उनको नीचे दाब देते हैं और एक पाइप के थ्रू हम क्या करते हैं, काफी टाइम के बाद उसमें से गैस का निर्माण करते हैं, और जो सॉलिड आपका बच जाता है वो आप एज ए मैन्योर अपने खेतों में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सॉइल पोल्यूशन को बचाती है। भाई खुले में सारी चीजें फेंकने से अच्छा है तो हम इस चीज का इस्तेमाल कर ले, ठीक है। तो इससे आपके जो एनर्जी के रिसोर्सेज है वो भी बचेंगे, और साथ के साथ आपका जो सॉइल का पोल्यूशन है वो भी यहाँ पर कम होगा। उसके बाद अगर आप अवेयरनेस को कंडक्ट करते हैं लोगों के बीच में, अगर आप अवेयरनेस लेकर के आते हैं, जागरूकता अगर लेकर के आते हैं, भाई ऐसे चीजें मत करिए, आपका यहाँ पर एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, तो ये सारी चीजें भी हैं। इसलिए इस चीज का ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप आपको इसमें इतना कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट है, सेम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लो इसका, कि सोइल पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ बाय अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंस हम ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे डिग्रेड हो जाती है क्वालिटी, जो सोइल की जो गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो फर्टिलिटी है यहाँ पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो आपका सोइल पोल्यूशन हो जाता है। सोर्सेज होते हैं काफी सारे, जैसे कुछ केमिकल्स हो जाते हैं, पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज करते हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं, हर्बिसाइड्स का जो कि आप स्प्रे करते हो अपने प्लांट्स के ऊपर,
ऊपर भाई खरपतवार को खत्म करने के लिए हम लोग स्प्रे करते हैं ना टंकी पीछे बांध करके, तो वो सारी चीजें हमारे पौधों को भले ही बचा ले, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो एनवायरमेंट है, जो हमारी जो मिट्टी है, उस चीज को ये काफी क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। और मिट्टी के साथ साथ बारिश के पानी जब आता है तो उसके साथ भी मिल करके हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको भी ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पोल्यूटेट कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर काफी मात्रा में आपके जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन वगैरह होता है, नाइट्रेट वगैरह होता है, आपका फोस्फेट होता है यहाँ पर, साथ ही आपका पोटेशियम वगैरह होता है जो कि आपकी मिट्टी के लिए काफी हार्मफुल होता है। तो ये कुछ सोर्सेज यहाँ पर हो जाते हैं। वेस्ट दैट रिमेन्स अनट्रीटेड फ्रॉम द सोइल फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि काफी टाइम तक अगर ये वेस्ट यहाँ पर रहते हैं तो जितने भी आपके डोमेस्टिक वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर ये मिट्टी पर, भूमि पर अगर ज्यादा टाइम के लिए पड़े हुए रहते हैं तो वहां से भी आपकी सारी चीजें निकल करके आती हैं। और माइनिंग वगैरह अगर आप करते हो तो इससे भी आपके हैवी मेटल्स वगैरह रिलीज होते हैं, जैसे सिल्वर, मरकरी, कैडमियम, ये सारी चीजें आपकी मिट्टी के लिए काफी खतरनाक होती है। और साथ ही जो भी आपका व्हीकल से जो भी धुआं वगैरह निकलता है, जितने भी सारी चीजें निकलती है वो सारे कहीं ना कहीं डिग्रेड करती है सॉइल को। और एक जो बड़ा मेन चीज है वो आपका प्लास्टिक हो जाता है, बिकॉज ये आपका डिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है, ये आपका डिग्रेड नहीं होता, ये एज इट इज पड़ा रहता है, फिर चाहे कितना भी टाइम हो इसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, इस चीज को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। तो प्लास्टिक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर एनवायरमेंट के लिए बन चुका है। हम भले ही ये कहते हैं कि प्लास्टिक का बैन हो चुका है, लेकिन कभी भी इसका बैन ना तो कभी हुआ है और शायद मुश्किल ही इसका लग रहा है। तो प्लास्टिक को हमें बहुत इतनी ज्यादा जरूरत है इसको बैन करने की, बिकॉज एनवायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। और अगर आपने देखा होगा जितने भी गेजिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे इधर उधर जो चरते वगैरह रहते हैं ना एनिमल्स, जैसे गाय वगैरह रहती है, तो ये भी गलती से इनको खा लेते हैं, तो पेट में ये जाकर के हजम नहीं होते इनके, तो ये भी कहीं ना कहीं वहां पे भी इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स कॉजेज विच पोल्यूशन। भाई जो भी आप कीटनाशक खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हो वो किस चीज का पोल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर वो सॉइल पोल्यूशन को यहाँ पर क्रिएट करते हैं, मिट्टी का प्रदूषण यहाँ पर इनके द्वारा होता है। और इस चीज को बिल्कुल भी इतना ज्यादा डीपली करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी मैं आपको सारी चीजें बता चुकी हूँ कि जो भी मैनमेड फर्टिलाइजर्स होते हैं, जितने भी पेस्टिसाइड्स का आप इस्तेमाल करते हो, उसके अंदर काफी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपकी मिट्टी को यहाँ पर, उसका जो टेक्सचर है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से डिग्रेड करने का काम करते हैं। एक नेचुरल टेक्सचर होता है मिट्टी का, एक नेचुरल उसके अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। बट ये जो चीजें हैं जब मिट्टी के साथ मिलती है तो उनको कम कर देते हैं, उनको कहीं ना कहीं डिग्रेड करने का काम करते हैं। इसलिए यहाँ पर सॉइल पोल्यूशन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सोइल कंटामिनेशन कैन अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स। यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह, हर्बिसाइड्स, अमोनिया होता है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लेड होता है, नाइट्रेट होता है, मरकरी होता है, नेफ्थलीन होता है, काफी एक्सेस अमाउंट में ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखने ली है। हिंदी में भी इनका सेम ही नाम होता है। फिफ्थ क्वेश्चन पर फटाफट से पढ़ते हैं कि जो लैंड पोल्यूशन है, इन विच लैंड इज अनसुटेबल फॉर फार्मिंग ड्यू टू हाई सोल्ट कंटेंट। भाई ये आप लोगों ने भी, हम सभी ग्रामीण एरिया से आते हैं, ठीक है, हम अगर हो सकता है आप लोग शहरी एरिया से भी हो सकता है, अगर आप शहर वगैरह में रहते हो तो आपने ये चीज ना देखी हो, बट मेनली जो गाँव से लोग अगर आप हैं, जैसे मैं अगर गाँव से, तो मैंने ये चीजें देखी हुई है कि आपने देखे होंगे जो खेत वगैरह होते हैं उनमें व्हाइट एक परत से चढ़ जाती है। वो व्हाइट परत क्या होती है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे नमक टाइप आप उसको बोल देते हो ना, अपने लोकल में बोलते हैं कि नमक लग गया है। तो लैंड पोल्यूशन जिसकी वजह से आपका जो लैंड है वो अनसुटेबल हो जाता है किससे, फार्मिंग के लिए। अगर आप जो है उसमें क्रॉप वगैरह फिर नहीं उगा सकते हो, आपके लिए सुटेबल नहीं हो, क्योंकि उसमें हाई मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है, हाई सोल्ट प्रेजेंट होता है, जिससे उसका जो कलर है वो व्हाइट हो जाता है। अगर आपने देखा हो तो उसको सेलेनाइजेशन बोलते हैं, लवणीकरण उसको बोलते हैं। नीचे आपको डायग्राम में मैंने दिखाया, तब जाकर के आप शायद रिलेट कर पाए, अदरवाइज आप इस चीज को समझ गए होंगे। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ऐसे आपने देखा भी होगा कि ये आपके पौधे वगैरह होते हैं और यहाँ पे देखो ये व्हाइट पूरी लेयर सी होगी, इसकी मतलब नमक हो जाता है यहाँ पे बहुत सारा। जहां पर पानी बहुत खारा वगैरह रहता है ना, वहां पर भी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है जो आपके सोइल को यहाँ पर डिग्रेड करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर जो फसलें होती है वो इतनी अच्छे से नहीं हो पाती, तो व्हाइट ये जो लेयर है वो आपका सेलेनाइजेशन कहलाता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ। एसिड रेन के बारे में मैं आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूं कि एसिड रेन किस ऑक्साइड्स की वजह से होते हैं। तो फास्फोरस और कार्बन की वजह से नहीं होते, सल्फर और नाइट्रोजन की वजह से होता है। सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड की वजह से आपका एसिड रेन होता है। आप सभी को पता है कि जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, और जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो सभी आपस में, जब भाई जितना भी ऑटोमोबाइल्स वगैरह होते हैं, हमारे व्हीकल से सारी चीजें निकलती है, हम कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में इस चीज को अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये सारी गैसेस को रिलीज कर रहे हैं।
तो ये गैसेस जब एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर के, वाटर के साथ, पानी के साथ मिक्स होकर के ये एसिड फॉर्म में आ जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म में आ जाती है, H2SO4 बन जाती है और नाइट्रिक एसिड बन जाती है। ठीक है, तो ये जो एसिड्स है जब बारिश के साथ नीचे आती है, हमारे अर्थ पे अगर नीचे आती है तो फिर ये कहीं ना कहीं एसिड का काम करती है और जितने भी आपके स्टैच्यू वगैरह होते हैं उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। और ये एक रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एसिड रेन, अम्लीय वर्षा रिस्पॉन्सिबल होती है। जो ताजमहल का इरोजन जो हो रहा है वो भी इसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, और अगर जहां पर भी ये वर्षा होती है वहां पर आपकी खेती भी खराब कर देते हैं, वन वगैरह सब कुछ यहाँ पर खराब कर देते हैं, बिकॉज एसिड यहाँ पर आपके लिए काफी डेंजरस हो जाता है। तो आपने ये ध्यान में रखना है किसके ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वही है जो चीजें मैंने आपको अभी बताई है कि एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। ये क्या करते हैं, एसिड रेन रिजल्ट करता है जब सल्फर के डाइऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड की एमिट हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर, और फिर हवा की वजह से और एयर करंट्स मतलब हवा, तेज हवा की वजह से हमारे एनवायरमेंट में पड़े रहते हैं ये, और उसके बाद ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और अदर केमिकल्स के साथ, जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है, नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। उसके बाद ये मिक्स कर जाते हैं पानी के साथ एंड अदर मटेरियल के साथ बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड। जैसे ही वो नीचे आते हैं बारिश के साथ मिल करके सारी चीजें हमारे लिए जो है डेंजरस फॉर्म में ये सारी चीजें क्रिएट कर देते हैं। ये आपकी एसिड रेन हो जाती है। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है कि सल्फर के और आपके नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है वो इस चीज के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आपका एसिड रेन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन एग्रीकल्चर रीजन, जो भी आपका खेती वाला जो रीजन हो जाता है, कृषि क्षेत्र आप इसको बोल सकते हो, ग्राउंड वाटर कैन हैव सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ऑफ विच पॉल्यूटेंट। भाई आप सभी को पता है नीचे ग्राउंड वाटर होता है जिसमें हमारा पीने का पानी होता है, उसके अंदर काफी मात्रा में किसकी कंसंट्रेशन होती है, किस प्रदूषक की कंसंट्रेशन हमारे ग्राउंड वाटर में हो जाती है। आप सभी को पता है जो भाई मिट्टी होती है वो एक नेचुरल फिल्टर का काम करती है, नेचुरल फिल्टर का काम करती है। यहां से जो मिट्टी में से जो पानी वगैरह होता है, वर्षा का पानी वगैरह होता है, वो सारा रिसाव करके रिस करके नीचे ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है। तो अगर भूमि का प्रदूषण यहाँ पे हो रहा है, तो भूमि का प्रदूषण हो रहा है मतलब काफी अनवांटेड मटेरियल है, तो वो पानी के साथ, वर्षा का जब होती है तो पानी के साथ मिल करके सीधे हमारे ग्राउंड वाटर तक चले जाते हैं रिस करके, बिकॉज ये एक फिल्टर का काम करती है। तो इसमें किसका जो मात्रा है, किस प्रदूषक का मात्रा ज्यादा होता है, लेड का होता है, कैडमियम का होता है, सेलेनियम का होता है, फिर नाइट्रेट का होता है। तो देखिए किसका होता है, नाइट्रेट का होता है, बिकॉज हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, जितने भी खरपतवार को खत्म करने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इसमें मेनली होता ही क्या है, इसमें मेनली आपका नाइट्रोजन वगैरह होता है और आपका पोटेशियम वगैरह होता है, फोस्फोरस वगैरह सारी चीजें होती हैं। तो ये सारे मिट्टी के साथ, मिट्टी के अंदर होते हैं। भाई हमने अगर छिड़काव किया, डाला है तो मिट्टी के साथ मिक्स हो गए हैं, और जब बारिश आएगी तो बारिश के पानी के साथ ये सारी चीजें मिलकर के कहाँ चली जाती है, ग्राउंड वाटर तक रेस करके चली जाती है, परकोलेट होकर के चली जाती है, रिसाव करके चली जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो, कल से बहुत ही कम करूंगी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कल से बस आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स से यूज रिजल्ट्स इन केमिकल रन ऑफ। भाई जितने भी आप फर्टिलाइजर्स का यूज करते हो, जितने भी आप पेस्टिसाइड्स का, कीटनाशकों का यूज करते हो, वहां पर बारिश के पानी के साथ वो मिल करके सारी चीजें सरफेस वाटर मतलब बारिश का ही जो पानी है, जो ऊपर सतह पर जो पानी टिका हुआ है, परकोलेट कर जाता है, रिसाव करके चला जाता है ग्राउंड वाटर के अंदर, और ये एक लीडिंग सोर्स है वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड करने का एग्रीकल्चर रीजन में। यही आपका क्वेश्चन था। इन एग्रीकल्चर एरिया नाइट्रेट पॉइजनिंग ऑफ ग्राउंड वाटर इज ए प्रॉब्लम, यानी कि ये एक तरीके से एक समस्या बन चुका है अब हमारे सामने। हम जितनी भी चीजें इसीलिए बोलते हैं ना कि खेती के लिए हम लोग कर देते हैं, भाई ठीक है, नेचुरल जो आपकी मैन्योर होती है ना, जैसे जो आपके एनिमल्स का वेस्ट होता है, अगर हम अपने खेतों में अगर वो ज्यादा डालते हैं तो हमारी जो सोइल की फर्टिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है एज कंपेयर टू अगर हम मैनमेड फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, बिकॉज उसमें काफी सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये केमिकल्स हमारी मिट्टी के लिए तो नुकसानदायक है ही, साथ ही हमारे ग्राउंड वाटर के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, बट फिर भी जो फार्मर वगैरह है इनको यूज करते हैं और काफी यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ, बिकॉज फिर आप ये कहेंगे हमें दिखा नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे। यहां पर एक असर्शन दिया हुआ है, एक अभिकथन दिया हुआ है और एक उसका रीजन दिया हुआ है। सबसे पहले आपने असर्शन को चेक करना है, ये सही है या गलत है। अगर ये सही है फिर बाद में आप रीजन पे बढ़ेंगे, इसको चेक करेंगे ये सही है या गलत। अगर ये सही है फिर हमें ये चेक करना है कि ये जो है इसका परफेक्ट रीजन है या नहीं। ऐसे पढ़ना होता है इन क्वेश्चंस को। तो पहले अभिकथन पढ़ेंगे।
तो सोयल पोल्यूशन ड्यू टू द डिटर्जेंट अफेक्ट द रूट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड डिप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई मिट्टी के अंदर जो उसके नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं उसको इफेक्ट करने का काम करता है जो भी आपका डिटर्जेंट होता है, वो हमारी जो रूट ग्रोथ होती है उसको भी इफेक्ट करता है। बिल्कुल सही बात है ये। और जो मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको भी यहाँ पर ये प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल सही बात है, आप सभी इस चीज को समझ गए होंगे। रीजन कहता है कि प्रेजेंस ऑफ डिटर्जेंट, इस डिटर्जेंट की प्रेजेंस की वजह से, इसकी उपस्थिति की वजह से सोयल जो है काफी एसिडिक हो जाती है। सोयल यहाँ पर कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। ये जो रीजन है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, ये गलत है। बिकॉज कई बार फैक्टर्स बहुत सारे हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी सोयल कैसी है, कितनी चीजें आपके कांटेक्ट में है, सोयल जो है कितनी देर तक उस चीज से कांटेक्ट में है। कई बार ये जो है एसिडिक भी बना देते हैं, कई बार ये बेसिक भी बना देते हैं, अल्कलाइन भी बना देते हैं। तो वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसलिए ये वाला जो रीजन है वो यहाँ पर गलत हो जाता है। तो हम इस चीज को आगे चेक ही नहीं करेंगे कि क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, तो आपका इसके अंदर जो असर्शन है वो राइट है, वो तो सही है, बट लेकिन जो आपका रीजन है वो यहाँ पर गलत है। इसलिए ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाता है। इस चीज को आप फिर से अच्छे से पढ़ करके अच्छे से करेंगे। थोड़ा सा इसके नीचे से आपके मैंने दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, इसको भी देखते हुए जाओ। चलिए असर्शन की बात करते हैं तो डिटर्जेंट जो है उसके अंदर कंटेन सर्फेक्टेंट्स दैट कैन हैव ए नेगेटिव इंपैक्ट, यानी कि जो डिटर्जेंट है वो एक नेगेटिव छाप छोड़ते हैं सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, और जो प्लांट की ग्रोथ है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर अफेक्ट करने का काम करते हैं, उसको प्रभावित करने का काम करते हैं। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। वहीं अगर बात करें रीजन की, कारण की, द इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट ऑन सॉइल पीएच कैन वेरी, यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आप किस डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है, आपकी संरचना क्या है, आपकी मिट्टी का कंपोजिशन क्या है, डिटर्जेंट का कंपोजिशन क्या है, एंड द लेंथ ऑफ टाइम, और जो आपका डिटर्जेंट है वो सॉइल के साथ कितनी देर तक टच में है, एक्सपोजर टाइम कितना है, काफी फैक्टर्स पर ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो उसको कैसा बना देता है, वो मिट्टी को एसिडिक बना देता है, बिकॉज यहाँ पर मिट्टी को कई बार ये बेसिक भी बना देता है, अल्कलाइन भी बना देता है, वाइल अदर्स है, और कई बार उस चीज का इफेक्ट भी नहीं पड़ता। हमें रीजन में बताया गया है कि मिट्टी को कैसा बना देता है, एसिडिक बना देता है, बल्कि ये डिपेंड करता है काफी कारकों पर, ये काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बिकॉज कई बार ये एसिडिक भी बनाता है, कई बार ये बेसिक भी बना देता है, और कई बार उसके पीएच पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता। तो ये काफी कारकों पर डिपेंड करता है। भाई आपका कंपोजिशन क्या है, आपकी मिट्टी के साथ एक्सपोजर कितनी देर है, काफी चीजों पर डिपेंड करता है। तो हम सिर्फ ये कह देना कि वो एसिडिक बना देता है, वो यहाँ पर गलत हो जाता है, इसलिए कारण यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, इसमें से कौन सा है जो कि सॉइल पोल्यूशन का सोर्स है, यहाँ पर कौन सा मृदा प्रदूषण का स्रोत है, यहाँ पर सोर्स बताना है आपने, ठीक है, स्रोत बताना है, नोट नहीं पूछा। तो सॉलिड वेस्ट है, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स है, एफ्लुएंट है, सीवेजेस है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो भाई सॉलिड वेस्ट तो है ही, जितनी भी आपके सॉलिड वेस्ट हो जाते हैं, ठोस जो अपशिष्ट हैं आपके, फिर चाहे कुछ भी हो इसमें घरों से निकालने वाले, आप कुछ भी हो, प्लास्टिक हो, कूड़ा कचरा हो, सॉलिड वेस्ट हो, कुछ भी उसके अंदर आ जाए तो आपकी वो मिट्टी को ही अफेक्ट करता है, सॉइल को पॉल्यूटेट करने का काम करता है। कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर्स तो 100% करते हैं, और जितनी भी आपका सीवेज वगैरह होता है, जो भी आपका एफ्लुएंट है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ आपके होते हैं, वो भी यहाँ पर इफेक्ट करने का काम करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका बिना कहे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बिना इस पे कोई भी शंका किए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, और 1 नंबर हमें यहाँ पर दे करके जाता है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। चलिए 10 क्वेश्चन को देखेंगे। आपको यहाँ पे कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं पॉल्यूशन के, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। नीचे अब यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिया बिकॉज फिर आपको ये दिखता नहीं, तो आप बस इन चीजों को पढ़िए। ये कुछ 5 पॉइंट है आपके सामने, आपने इनको पढ़ना है और इसमें से आपने ये बताना है कौन से सोर्स है और कौन से नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये करना। ऑप्शंस नहीं दिए हैं मैंने बिकॉज फिर दिखता नहीं, ठीक है। तो आपने कुछ सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन को आपने यहाँ पर देखना इस लिस्ट के अंदर। तो देखिए कौन से सोर्सेज हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल अपशिष्ट तो बिल्कुल हो सकते हैं, इंडस्ट्री से निकलने वाले काफी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हम डायरेक्टली डंप कर देते हैं, और वो चीजें हमारी मिट्टी को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं, तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स तो होते हैं। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो भी आपका पानी होता है, ये बेसिकली जो समुद्र वगैरह होता है ना, जो भी पानी का एरिया होता है, मरीन
मरीन वाटर आप इसको बोल सकते हो, मरीन लाइफ आप यहाँ पर इफेक्ट होती है, बिकॉज पानी के अंदर आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफी मात्रा में हो जाते हैं, एनरिच्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर हो जाता है, और इतनी ज्यादा अमाउंट हो जाती है वहां पर न्यूट्रिएंट्स की कि वहां पर एल्गे का डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, एल्गे का डेवलपमेंट आपको होने लगता है, जो कि आपके मैंने नीचे डायग्राम में बताया, आई होप आप समझ जाएंगे। यूट्रोफिकेशन वो होता है, ये आपका पानी से रिलेट करता है, समुद्री पोल्यूशन से रिलेट, अगर ये चीजें होती है तो आपका जो मरीन पोल्यूशन है वो होता है, मिट्टी से कोई लेना देना नहीं है इसका, इसलिए ये वाला तो नहीं होता है। ठीक है, अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, बिल्कुल ये तो होता है, बिकॉज हम कई बार डिस्पोजल बिना देखे समझे कुछ भी करते हैं, इसलिए अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इसका रीजन हो सकता है। ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग इसका एग्जांपल नहीं है, बिकॉज ये सारी चीजें कहां होती है, बिल्कुल अंडर द डीप नेथ होती है, समुद्र के अंदर होती है। हम लोग पेट्रोलियम वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, आपने देखा होगा रिफाइनरी वगैरह देखी होगी, तो समुद्र के अंदर वो सारी चीजें होती है, पेट्रोल निकालते हैं, नेचुरल गैस निकालने का काम करते हैं, तो समुद्र से भी नीचे, बहुत ज्यादा नीचे जाकर के वो ड्रिलिंग वगैरह होती है, तो उसमें मिट्टी वाला कोई भी रोल इसके अंदर है नहीं। इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक सिस्टम, तो ये सेप्टिक वाला मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था, यहां से काफी चीजें, स्लज में काफी मटेरियल्स होता है जो कि आपका मिट्टी को काफी इफेक्ट करता है, तो ये वाले भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपके जो करेक्ट सोर्स निकल के आते हैं सॉइल पोल्यूशन के, वो आपका 1 निकल के आता है, 3 निकल के आता है और 5 निकल के आता है। ठीक है, तो 1, 3 एंड 5 आपका हो जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको मिलेगा अगर आता है तो, और इसमें भी था, मैंने ऑप्शंस यहाँ पर इंक्लूड नहीं करे हैं, मुझे कमेंट करके बताना अगर आपने ये चीज यही सोची थी या नहीं, या फिर नहीं सोची थी तो फिर कौन सा सोचा था। ठीक है, बताना मुझे। और यूट्रोफिकेशन आपका बिल्कुल मरीन पॉल्यूशन से रिलेट करता है, और ये भी आपका पानी वगैरह से रिलेट करता है, इसका इससे सॉइल से कोई भी रिलेशन इसका है नहीं। चलिए, अब यूट्रोफिकेशन, मैंने आपसे कहा कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, तो यूट्रोफिकेशन मैंने आपको वैसे भी बता दिया है कि ये क्या होता है, जब एनवायरनमेंट के अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर आपके जितने भी पोषक तत्व है वो भारी मात्रा में हो जाते हैं, इसकी वजह से किसका निर्माण होता है, इसकी वजह से ये जो आप डायग्राम में देख रहे हो ना, एल्गे का डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एल्गे का डेवलपमेंट का, बिकॉज इन ये जितने भी आपके हाई अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर आए हैं, इन सभी को फीड करने का काम करते हैं एल्गे, और जितना उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा उतना ही एल्गे का यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। तो देखो यहाँ पर आपको पानी नहीं बल्कि ये हरा हरा कुछ काई वगैरह टाइप दिख रहा है ना, तो ये आपका वही चीजें हैं भाई, जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है उतनी ज्यादा आपकी एल्गे का डेवलपमेंट होगा, और जितनी एल्गे का डेवलपमेंट होगा, ये जो है मरीन लाइफ, जितनी भी आपका एक्वेटिक लाइफ है, जो भी आपके एनिमल्स प्लांट्स यहाँ पर पानी के अंदर होते हैं, उन सभी को प्रभावित करती है, उनको नष्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो ये मरीन पोल्यूशन से रिलेट करता है यूट्रोफिकेशन। दिस कैन बी अ प्रॉब्लम इन मरीन हैबिटेट्स सच एज लेक्स, इट कैन कॉज एल्गल ब्लूम्स, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और ऑफशोर ड्रिलिंग के अंदर क्या होता है, आपकी ड्रिलिंग होती है अंडरनेथ द सी बेड, यानी कि बहुत ही नीचे समुद्र के अंदर सारी चीजें होती है, और हम यहाँ पर किस चीज का एक्सट्रैक्शन करते हैं, पेट्रोल वगैरह का करते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन इसके तरीके इनसे होता है, तो ये सारी चीजें आपने वहां पर पढ़ ली होगी पेट्रोलियम वगैरह में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ दीज कैन बी अ कॉज फॉर ए सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कहा है, यानी कि मृदा का अपरदन, मृदा का क्षरण भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये अक्षय है, मृदा का क्षरण, इसमें से कौन सा कारण है सॉइल इरोजन का। सॉइल इरोजन आप सभी को पता है क्या होता है, कि जो भी आपके टॉप मोस्ट सॉइल है, सबसे ऊपरी जो परत होती है सॉइल की, जो कि मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, नीचे वाली नहीं होती, ऊपर वाली जो होती है उसमें ह्यूमस काफी होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, उस सारे न्यूट्रिएंट से टॉप मोस्ट सॉइल में होती है, जो कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वही अगर चली जाती है, बह जाती है हवा की वजह से, पानी की वजह से, तो वो आपका सॉइल इरोजन कहलाता है। तो कौन सा इसमें से कारण है, प्लोइंग ऑफ स्टीपली स्लोपिंग लैंड, अगर आप किसी भी ऐसे खेत की जुताई करते हैं जो कि आपका ढलान में होता है, आपने देखा भी होगा है ना, हमारे यहाँ पर भी काफी होता है, समतल खेत होते हैं लेकिन कई बार ढलान में चीजें होती है, खेत वगैरह होते हैं, तो अगर आप ऐसे ढलान वाले खेतों की अगर वहां पर खेत अगर बोते वगैरह है, तो फिर वहां पर ये सारी चीजें, ये इस चीज का एक कहीं ना कहीं जिम्मेदार कारण हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन 1 ठीक है। कटिंग डाउन ट्रीज, पेड़ के काटने की वजह से तो बहुत ज्यादा होता है सॉइल इरोजन, बिकॉज जो मिट्टी, जो पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी को आपस में बांधने का काम करती है, मिट्टी को जकड़ के रखती है, और उनको वहां पर इरोज नहीं होने देती, चाहे जितनी भी तेज हवा चले उनको उड़ने नहीं देती मिट्टी को। तो अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो फिर आपकी मिट्टी तो उड़ेगी। ठीक है, और ओवर गेजिंग ऑफ द पास्चर, पेड़ यानी कि जितने भी आपके चरगाहों का अत्यधिक चरा, यानी कि काफी ओपन एनिमल्स ऐसे छोड़ देते हैं ना, वो चरते रहते हैं, तो वो ओवर ग्रेजिंग हो जाता है, उसकी वजह से भी आपका टॉप मोस्ट सोयल जो है वो आपका उड़ जाता है, या फिर इधर से उधर हो जाता है। ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, तो इसलिए सारे ही ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट हो जाता है, कि सारी ही चीजें यहाँ पर क्या है, ऑल ऑफ द ऑप्शन यहाँ पर। अच्छा, ये इधर ही चला गया, सभी विकल्प यहाँ पर ले लो,
ठीक है, ये ऊपर चला गया थोड़ा सा, तो सभी विकल्प यहाँ पर क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। इंग्लिश की अगर बात करें तो हिंदी में आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है सभी विकल्प। चलिए, कुछ कॉजेज दिए गए हैं सॉइल इरोजन के। इसके अंदर जो कॉज है आपके, यानी कि कुछ कारण दिए गए हैं मृदा अपरदन के, जिसके अंदर आप अगर प्लोइंग करते हो, अगर आप तीव्र ढाल वाली भूमि की अगर आप वहां पर जुताई करते हैं तो इसका एग्जाम्पल ये कारण हो सकता है। डिफोरेस्टेशन इसका कारण है, या कि आप पेड़ अगर काटते हो। ओवर ग्रेजिंग है, मतलब अत्यधिक अगर जो ओपन अगर एनिमल्स वहां पर अगर चराई कर रहे हैं तो। अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, अगर आप खेती किसी भी अवैज्ञानिक तरीके से अगर कर रहे हैं तो वो इस चीज का है। उसके बाद पानी है भाई, अगर बाढ़ वगैरह आ रही है या फिर ज्यादा पानी अगर बह रहा है तो अपने साथ वो मिट्टी को भी बहा ले जाता है। हवा, अगर तेज हवा चलती है और अगर पेड़ पौधे नहीं है तो वो पकड़ के रख नहीं पाएंगे, और हवा के साथ आपकी जो टॉप मोस्ट सोइल है वो यहाँ पर हवा के साथ उड़ करके कहीं और शिफ्ट हो जाती है। तो ये आपके सारे कॉजेज हो जाते हैं किसके, सॉइल इरोजन के। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, हाउ मेनी ओरिजन्स आर देयर इन द सॉइल। हो सकता है आपको ये चीजें पता हो, बट फिर भी कई बार ये जनरल चीजें हो जाती है और हो सकता है आप में से नहीं पता हो किसी को। तो कितने ओरिजन्स होते हैं आपके सॉइल के, तो यहाँ पर आपके 4 ओरिजन्स होते हैं। ठीक है, कितने क्षतिज होते हैं आपके, ओरिजन्स 4 होते हैं सॉइल के। तो ये सारे नीचे डायग्राम के माध्यम से करेंगे कितने किसकी बात करिए, और ये सारी चीजें आपकी, ये कहीं ना कहीं आप 6ठी 7वीं क्लास में ये सारी चीजें आपको बताई जाती है। सॉरी, देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ बिकॉज फिर आपको दिखेगा नहीं। आई गेस अब आपको ये दिख रहा है। देखिए, ये जो है आपके 4 होरिजन हो जाते हैं सोइल के, जिसमें से आपको अगर ये जो सबसे ऊपर वाला होता है ओ होरिजन, या फिर आपको 0 होरिजन आप इसको बोल सकते हो, जो कि आपका ये मोस्ट ब्लैक वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये जो मोस्ट ब्लैक वाला पार्ट है, ये इसके अंदर आपको ह्यूमस प्रेजेंट होता है। और ह्यूमस प्रेजेंट होता है का मतलब होता है, ह्यूमस का मतलब होता है जितने भी सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स एक मिट्टी के अंदर हो सकते हैं उसको फर्टाइल बनाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उसको उपजाऊ बनाने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे ह्यूमस होते हैं। और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है मिट्टी का, जो आपका ह्यूमस लेता है, उसी के अंदर ही आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ये सारी जड़ें वगैरह सिर्फ यहीं तक है, नीचे नहीं जाती है। तो ये जो आपकी टॉप मोस्ट सॉइल है, जो बिल्कुल ऊपरी आपके लिए सॉइल हो जाती है, वो आपका 0 ओरिजन या फिर ओ ओरिजन आप इसको बोलते हो, ये आपका ह्यूमस वाली होती है। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। उसके बाद ये जो आपका ब्राउन लेयर हो जाती है, यहां से लेके यहां तक, ये आपका ए ओरिजन हो जाता है। ए ओरिजन, ये आपका ए होरिजन है, जो कि आपका टॉप सॉइल हो जाता है। ठीक है, ह्यूमस के बाद आपका टॉप सॉइल हो जाता है ए होरिजन। उसके बाद आता है आपका सब सॉइल, ये आपका बी होरिजन है। बी होरिजन है जिसको आप सब सॉइल बोलते हो। ठीक है, थर्ड हो गया। उसके बाद ये आपका, सॉरी सेकंड है ये। उसके बाद आपका आता है सी ओरिजन, जो आपका ये येलो वाला मार्क है ना, ये आपका क्या है, सी ओरिजन इसको बोलते हैं। इसके अंदर आपके हल्के जो पत्थर टाइप वगैरह होते हैं। ठीक है, रॉक फ्रेगमेंटेशन है। देखो आपको ये हल्के हल्के ऐसे ऐसे हल्के हल्के थोड़े थोड़े पत्थर टाइप दिख रहे हैं, यानी कि मिट्टी कम होती है, हल्के हल्के थोड़े पत्थर टाइप आपको ये मिलेंगे जो कि नीचे होते हैं। उसके बाद आपका बेड रॉक हो जाता है, ये जो ब्लैक कलर का है पूरा, ये आपका है डी ओरिजन इसको बोलते हैं, डी ओरिजन। और ये पूरा आपका ठोस होता है, पूरा आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, पूरा चट्टान टाइप होता है बिल्कुल, इसलिए इसको बेड रॉक बोलते हैं। यानी कि एक बेड बन जाता है किसका, पत्थरों का बेड वगैरह बन जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बेड बोलते हैं, पूरी तरीके से ठोस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये कुछ होरिजन्स है सॉइल के जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। 0 होरिजन है जिसमें अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होता है, जो कि आपके सॉइल को फर्टाइल बनाता है यहाँ पर। उसके बाद आपका ए होरिजन है, फिर आपका बी होरिजन है, फिर आपका कौन सा है, सी होरिजन है। ठीक है, तो ये चीजें आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि आपके 4 होरिजन यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, What is called for the movement of a surface layer and topsoil from one place to another। आपकी जो मिट्टी है उसका जो टॉप सॉइल है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं भाई, हमारे जो टॉप मोस्ट सॉइल है जो कि फर्टाइल सॉइल होती है, वो इधर से उधर हो जा रही है। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था ना, वो क्या होता है, वो आपका सॉइल इरोजन होता है। मृदा का क्षरण आप इसको बोल सकते हो, मृदा अपरदन आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर जो मिट्टी होती है उसका टॉप मोस्ट सॉइल जो है आपका, फिर चाहे वो नेचुरल प्रोसेस की वजह से हो, फिर चाहे कैसे भी हो, वो आपका इधर उधर हो जाता है, वो वहां पर एक तरह टिकता नहीं है, तो वो आपका सॉइल इरोजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है,
विच इज द लीस्ट प्रेफर्ड स्ट्रेटेजी, इसमें से सबसे कम प्रेफर्ड स्ट्रेटेजी है ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के टाइप्स कितने होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आप सभी को पता है भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपके तीन तरीके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं, आपके सॉलिड वेस्ट जो है तीन तरीके के होते हैं, जिसके अंदर आपका एक आ जाता है हाउस होल्ड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट बोल सकते हो, या फिर आप इसको जो है हाउस होल्ड सॉलिड वेस्ट तो आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। साथ ही म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी आप इसको बोल सकते हो। सेकंड आपका हैजार्डियस आ जाता है, जो कि काफी खतरनाक है, और साथ ही आप इसको इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड आपका आता है मेडिकल वेस्ट, आप इसको बोलते हो मेडिकल वेस्ट, या फिर आपको इसको बायोमेडिकल वेस्ट भी आप इसको बोल सकते हो, हॉस्पिटल वेस्ट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तीन तरीके के सॉलिड वेस्ट होते हैं जो मैंने आपको कंटेंट कराते टाइम अच्छे से कराया था, और साथ ही इनका मैनेजमेंट भी आपको अच्छे से कराया था, कितनी प्रोसेस होती है, कितने स्टेप्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें आपके लिए अच्छे से मैंने करवाई थी कंटेंट कराते टाइम। तो मैं आपको थोड़ा सा मैंने याद दिला दिया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपके तीन तरीके के होते हैं। तो आपको कम प्रेफर्ड स्ट्रेटेजी बतानी है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट बेनिफिट्स, हमारे एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इनमें से ये आपके मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज है। आप कैसे सॉलिड वेस्ट को, जो ठोस कचरा है, इसका प्रबंधन जब आप करते हो, तो इसके लिए जो कम प्रेफरेबल स्ट्रेटेजी आपके लिए, सबसे कम आप किसको प्रेफरेंस देते हो, लैंडफिल्स को देते हो, कंपोस्टिंग को देते हो, वेस्ट टू एनर्जी देते हो, रिसाइकलिंग तो सबसे अच्छी होती है। और जो कंपोस्टिंग है वो भी एक तरीके का एक तरीके का होता है, खाद निर्माण इसको आप बोल सकते हो कंपोस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो आपका ये सारा चीजें जैविक प्रक्रिया ये हो जाती है। सबसे कम जो आप प्रेफरेंस देते हो वो आप लैंडफिल्स को देते हो। लैंडफिल्स का मतलब क्या होता है भाई, ऐसे वेस्ट जो ना तो आप रिसाइकल कर सकते हो, ना आप उसको रीयूज कर सकते हो, आपके अब किसी काम का नहीं है, ना आप उसको किसी भी प्रकार से कंपोस्ट कर सकते हो। तो ऐसे वेस्ट को हम क्या करते हैं, जो भी आपका एक ऐसा एरिया चूज कर लेते हैं और उसके अंदर हम मिट्टी की खुदाई करके उसको यहाँ पर लेयर वाइज जो है डंप कर देते हैं। यहाँ पर एक लेयर लगाई, फिर एक लेयर मिट्टी की डाल दी, फिर एक लेयर कचरे की डाली, फिर एक लेयर मिट्टी की डाल दी, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, उसको डंप कर देते हैं। तो वो आपका लैंडफिल हो जाता है, यानी कि हमने कचरे को भर दिया है भूमि के अंदर, ठीक है। और उसके बाद इस साइट को हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं करते भाई, अगले 20 साल तक यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपने वहां पर अपने कचरे का क्या करा है, निपटारण किया, अपने कचरे को वहां पर मैनेज कर लिया है। हाँ, हो सकता है कुछ पार्क वगैरह आप वहां पर बना सकते हैं, बट ये जो साइट होती है, इसलिए इसको बहुत ही लीस्ट प्रेफरेंस इसलिए दिया जाता है बिकॉज ये एक अच्छा समाधान नहीं है कचरे का। बिकॉज यहाँ पर जितने काफी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह होते हैं, जो देखो एक टाइम है भाई कचरा आपने दबा दिया, नीचे बहुत ज्यादा मात्रा में हीट है, वहां से आपको मतलब बदबू टाइप भी काफी देखने को मिलती है और रिसाव काफी वहां पर देखने को मिलता है। और साथ ही जब बारिश का पानी आता है तो बारिश का पानी यहाँ से निकल करके एक काफी बहुत ही हाई अमाउंट क्वालिटी का मतलब एक गंदा पानी वो बन जाता है। जितने भी केमिकल्स यहाँ से रिलीज होते हैं, जितने भी चीजें यहाँ पर सड़ी हुई रहती है, बिकॉज अगर धरती के अंदर हमने दबाया तो वो सड़ेंगी सारी चीजें, तो वो पानी के साथ मिलकर के बहुत ही गंदा वहां पर एक प्रदूषित पानी बनाती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे ग्राउंड वाटर तक भी थोड़ा बहुत चला जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए लीस्ट प्रेफरेबल है, आप इसको बहुत ही कम प्रेफर करते हो, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो आप सबसे सही आपका रिसाइकलिंग वगैरह होती है, अगर आप चीजों को रिसाइकल करके अपने यूज में ला सकते हो। कंपोस्टिंग हम कर सकते हैं, लेकिन कंपोस्टिंग के लिए हम लोग चूज करते हैं भाई सारी चीजों को आप खाद का निर्माण नहीं कर सकते ना, प्लास्टिक से आप खाद थोड़ी बना सकते हो, रबर का अगर कोई सामान है उससे आप खाद नहीं बना सकते हो। आप किसी ऐसे सामान का खाद बना सकते हो जो आपका जो है डिग्रेडेबल हो, जिसको बैक्टीरिया वगैरह आराम से डिकम्पोज करते, तो वो कंपोस्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सबसे अच्छा आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, भूमि भराव, तो वो आपका लीस्ट प्रेफरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रिसाइकलिंग इज द मोस्ट प्रेफरेबल, अगर मैं सबसे ज्यादा प्रेफरेबल की विधि की अगर बात करूं, सबसे ज्यादा अगर पसंदीदा तरीका की बात करूं, तो वो रिसाइकलिंग हो जाती है। इससे ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है। हम चीज को अगर रिसाइकल कर रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर बात करूं कम की, तो उसके बाद आपका आ जाता है, रिसाइकल के बाद आपका इंसिनरेशन हो जाता है, भस्मीकरण, जिसके अंदर हम जो वेस्ट वगैरह होते हैं ना, उसको हाई टेम्परेचर पर किसी भी फर्नेस के अंदर, किसी भी एक ऐसे जगह को चूज कर लेते हैं, कोई भी ऐसा फर्नेस ले लेते हैं जिसके अंदर हम उसको जला देते हैं एक हाई टेम्परेचर के अंदर, कि वो डायरेक्टली किसके अंदर, धुएं के अंदर नहीं बल्कि राख के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और वहां से कुछ टॉक्सिक गैसेस भी निकलती है, बट उनको ट्रीट करके एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। तो वो इंसिनरेशन होता है कि हम भस्मीकरण कर देते हैं कचरे का, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रेफर्ड होता है, जिसको आप लीस्ट बोल सकते हो, वो आपका लैंड फिलिंग हो जाता है। सबसे कम प्रेफरेबल होता है ये भाई, मतलब सबसे कम पसंदीदा होता है ये। इस चीज को अवॉइड करें तो ही सही है, बट कई बार हमें चीजें करनी पड़ती है।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट यूटिलाइजेशन इज अचीव्ड बाय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अपशिष्ट उपयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है क्या? रिकवर करना, रिक्लेमेशन, या फिर रिप्रोड्यूस करना, या फिर रीयूज करना। हमें चीजों को बिल्कुल रीयूज करना चाहिए है। रिक्लेमेशन, सुधार अगर हम किसी भी चीज में कर सकते हैं तो हमें बिल्कुल उस चीज में करना चाहिए है। और रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग तो आपका एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज को यूज में लाने का। अगर आप चीजों को रिसाइकल कर सकते हो तो बिल्कुल उस चीज को करिए। उस चीज को डंप करने के बजाय अच्छा है कि हम उस चीज को क्या करें, रिसाइकल करें। ठीक है, बहुत सारी फर्म्स है जो यहाँ पर चीजों को रिसाइकल करती है, करने का काम करती है, तो वो रिसाइकलिंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर मोस्ट आपका सुटेबल हो जाता है कि हम चीजों को रीयूज करें, रिक्लेम करें, उसका सुधार करें और उस चीज को हम रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर 15 का करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ये आपका हाउस होल्ड वेस्ट ही हो जाता है। ठीक है, हाउस होल्ड वेस्ट जो आपका म्युनिसिपल वेस्ट हो जाता है। तो आपका कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल फॉर एन इनलैंड विलेज वेयर सफिशिएंट लैंड एरिया। ये कह रहा है कि जो भी आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, जैसे आपका घरों से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट है, उसके लिए सबसे अच्छा सुटेबल मेथड क्या हो सकता है वेस्ट को मैनेज करने का? क्योंकि वहां पर जो गांव वाला एरिया है वहां पर आपको जगह भी काफी मिल जाती है, सफिशिएंट लैंड एरिया भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है आपका? सबसे अच्छा तरीका आपका होता है कि हम क्या कर दें, हम कंपोस्टिंग कर दें। ठीक है, बिकॉज आप सभी को पता है कि घरों से निकलने वाला जो भी चीजें होती है वो सारी मेनली आपकी घरों से हम क्या ही निकाल सकते हैं भाई, हमारे प्लांट्स वगैरह का यहाँ पर रिमेनिंग्स हो सकते हैं, हमारे जितने भी एनिमल्स वगैरह उनका गोबर वगैरह उनके यहाँ पर रिमेनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यही चीजें निकलती है, घरों से निकलने वाले हमारे कचरे वगैरह हो सकते हैं। तो इन सारे चीजों का हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। हम उनको समुद्र में नहीं फेंक सकते भाई, समुद्र में कैसे फेंक देंगे? इंसिनरेशन भी यहाँ पर नहीं हो जाता, हम उनको जला भी नहीं सकते हैं, बिकॉज वहां से भी गाँव का एरिया है ना, वो जलाया तो हम किसी ऐसी जगह पर कर सकते हैं जहां पर हमने प्रॉपर सारी चीजें टेक्निक वगैरह यूज करी हो। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी नहीं, बल्कि कंपोस्टिंग, यहाँ पर जो ग्रामीण एरिया है वहां पर आप कंपोस्टिंग, खाद का निर्माण वहां पर आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। बिकॉज जो भी आपका वेस्ट होगा वो एक तरीके से सुटेबल होता है इस चीज के लिए। ठीक है, वो जो है सारा वेस्ट आपका डिग्रेड हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, कहीं ना कहीं आपका कंपोज हो सकता है। कंपोस्टिंग के साथ साथ आपको अच्छा एक मैन्योर यहाँ पर मिल जाता है अपने खेतों के लिए, और गांव में खेत वगैरह होते हैं। ठीक है, तो आप कंपोस्ट यहाँ पर चीजों को कर सकते हैं, एक सुटेबल तरीका आपके लिए ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन कहता है कि अ कोस्टल सिटी प्रोड्यूस्ड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। यहाँ पर भी आपका एक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट काफी हाई अमाउंट में है, ऑर्गेनिक मटेरियल है काफी हाई अमाउंट में। ठीक है, लो कैलोरिफिक वैल्यू है यहाँ पर, और लो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है यहाँ पर। तो मोस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल ऑप्शन है जो आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा तरीका क्या होना चाहिए सिटी के अंदर? तो यहाँ पर भी आपका कंपोस्टिंग सही आंसर हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो आपका कचरा निकल रहा है वो सुटेबल होता है आपकी कंपोस्टिंग के लिए। आप डंप नहीं कर सकते हो सी के अंदर, लैंडफिल तो बिल्कुल ही लीस्ट प्रेफरेबल होता है, भस्मीकरण भी नहीं कर सकते हो, बल्कि यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर किसका हो जाता है, आप उनका खाद बनाने में आप उस चीज का यूज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 17 का भी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़ते हैं। एज पर CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग हाउ मच सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड पर कैपिटा पर डे इन लार्ज सिटीज। लार्ज सिटीज के अंदर आपका प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना ठोस कचरा उत्पन्न किया जाता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, कितना होता है? तो ये आपका 0.5 kg होता है। नीचे मैंने आपको पूरी लिस्ट दी है, उस चीज को आपने अच्छे से कंसिडर करके चलना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 था। तो एज पर CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है इन स्मॉल सिटीज के अंदर वो 0.1 kg पर कैपिटा पर डे होता है, यानी कि 0.1 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होता है। और मीडियम की अगर बात करें तो 0.3 से 0.4 किलोग्राम है, और अगर लार्ज सिटीज की बात करें तो 0.5 kg पर कैपिटा पर डे होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान में रख करके चलनी है, मे भी आपसे एग्जाम में पूछ ले उस चीज का। अगर वो जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट के कुछ यहाँ पर तरीके हैं भाई, आप किस तरीके से आप कंपोजिशन कैसे कर सकते हो। ठीक है, सॉलिड वेस्ट का तो यहाँ पर 2 मेनली तरीके से हम लोग करते हैं। एक होता है आपका इंदौर, एक आपका बेंगलोर मेथड हो जाता है।
डिकम्पोजिशन का, ठीक है। कंपोस्टिंग का यहाँ पर हो जाता है दो, कंपोस्टिंग खाद के लिए हम दो एक सुटेबल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, एक आपका इंदौर मेथड है और एक आपका बेंगलोर मेथड है, ठीक है। ये इनके बीच में कुछ डिफरेंस है, दोनों के बीच में ये डिफरेंस आप देख सकते हो। जो आपका इंदौर मेथड है वहां पर जो आपका डिकम्पोजिशन होता है वो आपका एरोबिकली होता है। एरोबिक और एनारोबिक में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि एरोबिक वो होता है जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन देना पड़ता है, कि ये जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन के ऊपर जिंदा रहते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके फिर मल्टीप्लाई होते हैं और फिर डिकम्पोज करने का काम करते हैं। वहीं अगर बेंगलोर मेथड की बात करें तो ये आपका एनएरोबिकल होता है, इसके अंदर आपको ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका एनएरोबिक होता है, और हो सकता है आपसे ऑप्शन में पूछ ले तो इंदौर आपका एरोबिक होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है, और बेंगलोर वाला आपका एनएरोबिक होता है। तो यहाँ पर जो कंपोस्टिंग होती है वो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती है, और जो बेंगलोर मेथड है यहाँ पर आपका जो डिकम्पोजिशन होता है वो किसके द्वारा होता है, एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होता है वो 2 से 3 महीने का, और यहाँ पर होता है 5 से 6 महीने का। मिक्सिंग यहाँ पे इधर मैकेनिकली भी हो सकती है, मैनुअली भी हो सकती है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी मिक्सिंग नहीं की जाती है। तो ये कुछ छोटा सा पॉइंट था, ये आपने ध्यान में रखना, यहाँ से मे भी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। 19th जो क्वेश्चन है वो इसी से ही रिलेटेड है कि जो आपका एरोबिक मेथड है मैकेनिकल कंपोस्टिंग का प्रैक्टिस इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो हम लोग एरोबिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, एरोबिक विधि का जो इस्तेमाल करते हैं कंपोस्टिंग के लिए, वो आपका कौन सा मेथड है, एरोबिक पूछा है तो आपका इंदौर मेथड है, ठीक है। बिकॉज आपका जो बेंगलोर मेथड है वो एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज टू एंश्योर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज बाय, रोगजनिक बैक्टीरिया के पूर्ण विनाश को सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे बैक्टीरिया जो कहीं ना कहीं आपको डिजीज जनरेट करने का काम करते हैं, उनको कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट करने, उनका कंप्लीटली विनाश करने के लिए कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हम कौन सा ऐसा तरीका यूज करें कि आपके जितने भी पैथोजेंस बैक्टीरिया है जो आपको कहीं ना कहीं बीमार करने का काम करते हैं उनका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाए, वो कंप्लीट खत्म हो जाए। तो आप कौन सा तरीका यहाँ पर, लैंड डिस्पोजल में तो देखो चीजें और भी खराब होती है, तो आप लैंड डिस्पोजल तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इंसिनरेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। इंसिनरेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका जो भी वेस्ट होता है उसको हम किसी भी फर्नेस में हाई टेम्परेचर के अंदर क्या करते हैं, जला देते हैं, जलाने का काम करते हैं, और ये जो आपका है वो जल करके डायरेक्टली ऐश के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो राख वगैरह उसके अंदर कन्वर्ट होता है, साथ ही आपकी कॉन्टामिनेटेड जो गैसेज है उनका निर्माण भी करता है। लेकिन ये कॉन्टामिनेटेड जो गैसेज होती है इनको ट्रीट करने के बाद ही एनवायरमेंट में रिलीज किया जाता है, ट्रीट करने के बाद, इसलिए इनका एक स्पेसिफिक एक दायरा होता है, एक स्पेसिफिक जगह होती है जहां पर ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं हम इधर उधर कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज इस चीज को मेंटेन करने में काफी जो है टाइम भी लगता है, और ये जो है जगह जगह पर नहीं होता है, कुछ ही जगह पर है। इंसिनरेशन हम इस चीज का कर सकते हैं कि जो भी आपके ऐसे बैक्टीरिया है वो डायरेक्टली बिल्कुल खत्म हो जाएंगे इस चीज से, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना, भस्मीकरण हम यहाँ पर चीजों का कर सकते हैं। चलिए उसके बाद ये जो पुल्वराइजेशन होता है, पुल्वराइजेशन के अंदर क्या होता है, जो आपके बड़े बड़े जो सॉलिड वेस्ट वगैरह होते हैं उनको ग्राइंड करके, उनको क्रश करके छोटे छोटे वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो बड़े बड़े आपके वेस्ट होते हैं। इसलिए 20 जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, आई होप आपको यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद करेंगे, मैं आपको बस समझा देती हूँ, ठीक है। एक होमवर्क आप इस चीज को ले सकते हैं। चलिए देखिए, आपको यहाँ पर लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 यहाँ पर आपको दी गई है। इसके अंदर आपको ये कुछ प्रबंधन के, आपके जो सॉलिड वेस्ट है उसके प्रबंधन के कुछ स्टेप्स हैं, और यहाँ पर आपको इनसे रिलेटेड कुछ आंसर है जो कि आपने मैच करने हैं। देखिए इंसिनरेशन क्या होता है वो यहाँ पर आपने मैच करना है। सैनिटरी लैंडफिल, लैंडफिल मैंने आपको बताया था ना कि हम कचरे को अर्थ के अंदर जो है थोड़ा सा दबा देते लेयर के अंदर, तो वो आपका सैनिटरी है। कंपोस्टिंग यहाँ पर आपने देख लेना है, और साथ ही आपका सेल्वेज बाय सॉर्टिंग यहाँ पर आपने देख लेना। तो देखो आपको ऐसे कर लो इस चीज को। कंपोस्टिंग मैंने आपको बताया था ना, खाद का निर्माण हम कर लेते हैं। खाद का निर्माण करते हैं तो सारा वेस्ट थोड़े नाम इसमें लेते हैं भाई, जितना भी आपके प्लास्टिक वगैरह उसका थोड़े नाम खाद के अंदर, वो आपका कंपोस्टेबल थोड़े, जो भी आपकी पॉलिथीन वगैरह है उस चीज को हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लिमिटेड होता है स्पेशल वेस्ट और सेलेक्टेड मटेरियल्स, यानी कि कुछ ही स्पेशल वेस्ट होते हैं जिनको हम एज ए खाद का निर्माण हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए रबर वगैरह है आपके वेस्ट में, प्लास्टिक वगैरह है,
ठीक है, ये तो हमें छांटने पड़ेंगे ना पहले भाई, कंपोस्ट करने के लिए, खाद का निर्माण करने के लिए इन चीजों को हमें अलग करना पड़ेगा। तो हमें मटेरियल को सेलेक्ट करना पड़ेगा और कुछ स्पेसिफिक वेस्ट हम इसमें लेने हैं। लिमिटेड होता है ये भाई, सारे वेस्ट को हम कंपोस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए सी का तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, पॉइंट 2 हो जाता है। तो अभी यहाँ पे चेक करो पॉइंट 2 कहाँ है सी का, तो देखो ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया और ये ऑप्शन नंबर ए, सारे ए ही हो गए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो आपका ए और सी खत्म हो गया है, बी और डी बच जाता है, बिकॉज यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, अब चलते हैं, अब इसमें देखते हैं। अच्छा ये ए ही है, मैं यहाँ पर मार्क करना ही भूल गई हूँ। ठीक है, ये आपका 1 लगा लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो ये जो 1 है वो कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 बचता है बस। ठीक है, फिर उसके बाद बढ़ते हैं कि जो इंसिनरेशन है, इंसिनरेशन मैंने आपको बताया हम भस्मीकरण करते हैं हाई टेम्परेचर पर। हम जितने भी आपके वेस्ट वगैरह उनको डायरेक्टली जो हाई टेम्परेचर पर जला देते हैं, तो वो डायरेक्टली राख के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इस चीज को मेंटेन करने में काफी वो जो है हाई ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी काफी हाई होती है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे भी जला दिया कुछ भी चीज, उसको चीज को मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए इसका हाई ऑपरेशन और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। तो ए का आपका 3 हो जाता है, ए का 1 है, ए का 3 है। तो आपका ऑप्शन नंबर, चलो मैंने ही बता दिया ये 4, आपका ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ए का आपका 3 हो जाता है, ये आपका ए है और आपका जो कंपोस्टिंग था वो आपका बी हो जा रहा था। ठीक है, जो आपका सैनिटरी लैंडफिल है, भाई लैंडफिल कहां था, जब हम कचरे को क्या कर रहे थे, ऐसा कचरा जो आपके लिए यूज में नहीं है, ना आप उसको रिसाइकल कर सकते हो ना आप उसको रीयूज कर सकते हो, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि हम उस चीज को क्या करते हैं कि कोई ऐसे जगह ढूंढते हैं जहां पर हम जो मिट्टी के जो लेयर के अंदर उस कचरे को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। तो वहां पर जो है भाई ऑब्वियसली बात है, वहां पर काफी आपको गंध वगैरह भी देखने को मिलेगी, बिकॉज ऐसी चीजें भी होती है जो कई बारी वो बिल्कुल डिकम्पोज नहीं होती है, और जब चीजें साथ साथ जैसे अर्थ के नीचे है, काफी गर्मी में है, तो फिर वहां पर चीजें काफी आपको डेंजरस भी मिल जाती है, बहुत ज्यादा स्मेल वगैरह हो जाती है। तो ऐसी जगहों पर आपको रैट और फ्लाई ब्रीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, बिकॉज वहां पर बिल्कुल ही दूषित एरिया है वो, तो वहां पर आपको रेट और फ्लाई ब्रीडिंग देखने को मिलेगी, इसलिए आपका जो बी है उसका 4th हो जाता है, बी का 4th हो जाता है। और बचा आपका सोर्टिंग वाला, तो ये डी और ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर प्री सोर्टिंग ग्राइंडिंग एंड टर्निंग। ठीक है, यहाँ पर आप सोर्टिंग करते हो, जितने भी आपके वेस्ट है उनको आप छांटते वगैरह हो चीजों को, है ना। जब हम क्या करते हैं, कोई भी वेस्ट है तो हम अगर हमें रिसाइकलिंग करनी है, तो जब मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया था तो हम चीजों को छांटते हैं। भाई कोई चीजें होती है जो रिसाइकलिंग के लिए होती है, हर चीज रिसाइकल नहीं हो सकती ना, तो हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो डी का आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसका आंसर तो मैंने खुद ही कर दिया, इसका 4th यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लीचेट। लीचेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। अब आपको लीचेट पता होना चाहिए। हमने यहाँ पर लैंडफिल देखा था, लैंडफिल के अंदर क्या हो रहा था भाई, हम लोग लैंडफिल के अंदर वो सारा वेस्ट यहाँ पर दबा दे रहे थे, मिट्टी के एक परत के ऊपर ऐसे एक लेयर वेस्ट की चढ़ाई, फिर थोड़ा एक मिट्टी की परत चढ़ाई, फिर एक वेस्ट की परत चढ़ाई, फिर एक मिट्टी की परत चढ़ाई। ठीक है, तो वो हम वहां पर अपने वेस्ट को क्या करते थे, निपटारण करने का काम कर रहे थे। भाई हमने वेस्ट, ऐसा वेस्ट जिसको हमने यूज में नहीं है ना, हम उसका रिसाइकलिंग वगैरह कर सकते हैं, हम किसी पर्पज के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर वो लैंडफिल हम कर देते उस चीज का। तो हमने यहां पर कर दिया। अब यहां पर जो भी आपका वेस्ट है वो एकदम से ना सड़ टाइप जाता है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वहां पर सड़ जाता है, बहुत ज्यादा दुर्गंध भी यहां पर फैल जाती है। लीचेट का मतलब होता है जैसे मान लो बारिश आई, ठीक है, रेन आई, बारिश आई, तो ये जो बारिश का पानी है वो ये जो सड़न है, ये जो आपका वेस्ट है, इसके साथ मिल करके और जो एक कॉन्टामिनेटेड वाटर यहाँ पर बन जाता है, एक भारी मात्रा में जो प्रदूषित पानी यहाँ पर बन जाता है, वो जो पानी है वो आपका कहीं ना कहीं लीचेट का काम करता है। ठीक है, वो आपका जो लिक्विड है जो इनके साथ मिल करके आया है वो आपका लीचेट बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका इट कैन बी डिस्चार्ज इन वाटर बॉडीज। अब देखो बहुत ही गंदा पानी है, क्या आप इस चीज को किसी भी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर सकते हो विदाउट एनी ट्रीटमेंट? बिल्कुल नहीं, हम इसको नहीं कर सकती है। अगर आपने लीचेट समझ लिया आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, तो आप किसी भी प्रकार के जल निकायों में से नहीं छोड़ सकते हो बिना इसको ट्रीट किए, बिकॉज ऑलरेडी उसके अंदर हजारों मात्रा में क्या है, कॉन्टामिनेट्स वहां पर पड़े हुए हैं, तो आप इस चीज को वहां पर किसी भी वाटर बॉडीज में इसको रिलीज नहीं कर सकते हो। इट कैन बी यूज्ड फॉर द इरिगेशन इन पार्क्स। पार्क्स में इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, ना तो ये सिंचाई के लिए बिल्कुल यूजफुल है बिकॉज इसमें काफी मात्रा में आपके पोल्यूटेंट्स शामिल है, और इट कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं, बल्कि इट इज जनरेटेड इन अ लैंडफिल। ठीक है, ये एक लैंडफिल से उत्पन्न हुआ एक पानी होता है, एक प्रदूषित पानी होता है, काफी मात्रा में एक कॉन्टामिनेटेड वाटर होता है जिसको आप लीचेट बोलते हो। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है।
ठीक है, आई होप आपको चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। लीचेट इज डिफाइंड एज एनी कॉन्टामिनेटेड वाटर, मैंने आपको समझा ही दिया है कि एनी कॉन्टामिनेटेड लिक्विड होता है दैट इज जनरेटेड फ्रॉम वाटर पर्कुलेटिंग थ्रू अ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल साइट। ये वही साइट है, कौन सा, लैंडफिल वाली साइट, ठीक है। एक ऐसी सॉलिड वेस्ट को हमने डिस्पोज किया एक ऐसी साइट पर जिसको आप लैंडफिल साइट बोल सकते हो। वहां पर जो पानी है जनरेट हुआ है पर्कुलेट होकर के, रिसाव होकर के, भाई इसके अंदर पानी आएगा तो पानी का कहीं पे कुछ भी आप पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, कहीं भी जाएगा तो वो अंदर भी चला जाता है, उसके साथ पूरी तरीके से दूषित हो जाता है मिल करके, ठीक है। और उसके अंदर काफी कॉन्टामिनेट्स को शामिल कर लेता है, मूविंग टू सरफेस एरियाज, और बाहर ये जो सारी चीजें आ जाती है तो ये आपका लीचेट बन जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो ये आपका लैंडफिल से रिलेट करता है, ठीक है, जनरेट होता है लैंडफिल से। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने डिस्कस करे। आई होप आपको यहाँ पर चीजें अच्छी लगी होंगी, सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के साथ शेयर कर दिया करो, जहां मर्जी वहां शेयर कर दिया करो, फेसबुक व्हाट्सएप जहां पे शेयर करो, ठीक है। और कल आपका बिल्कुल लास्ट यूनिट है, 4th यूनिट, जिसको कवर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके लिए मिक्स क्वेश्चंस लेकर के आएंगे 50%, बिकॉज इस 50% को करा रही हूं मैं आपके लिए, तो मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगी कि आपका यहाँ से सारे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।